दाजी खामोशी से वापस अंसर के सहारे नीचे चले गए। ना कोई फैसला सुनाया, ना उन्हें रोकने की कोशिश की। तमन्ना भी दाजी की खामोशी पर सुकून का सांस लिए उनके पीछे नीचे ही चली गई। एक दफा फिर दाजी इंसाफ पसंदी से फैसला करने में नाकाम रहे। कशफ, क्या हुआ? दाऊद ने उसे सर पकड़े बैठे देख फिक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं। अपना माथा मसल कर आंखों को उंगलियों की पूरों की मदद से उसने दबाया। क्या हुआ कशफ? आप मुझे नहीं बताएंगी? मुलायमत से भरपूर लहजे में पूछा गया। आपने तमन्ना को क्यों हाथ लगाया? सवालिया नजरों से उसे देखते दाऊद को वो तड़पा गई। आप अब भी मुझ पर शक? हरगिज नहीं दाऊद। किश्वा ने सख्ती से उसकी बात की नफी की। वो क्यों भला उस पर शक करेगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि आप इतना पैनिक हो गए दाऊद? मुझे आपकी फिक्र है। आपकी कंडीशन इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप इतना पैनिक हो या अग्रेसिव हो। हाथ थाम कर उसने उसे साथ होने का यकीन दिलाया था। वो सही नहीं थी कशफ। वो करीब थी। मुझे घुटन होना शुरू हो गई उससे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ किसी का भी आपके जितना पास होना। वो गलत था उसका इरादा। ट्रांस किसी कैफियत में वो कहता चला गया। अब जब किश्वा ने हाथ थामकर यकीन के सहारे सारे धागे उसके साथ बांध दिए तो दाऊद उन्हें मजबूती से थाम लेना चाहता था। कहाँ मुमकिन था एक भी पल अब किश्वा के बगैर। किश्वा सर थाम गई। दाऊद की बात अच्छे से समझ रही थी वो। उफ तमन्ना, मैं क्या कहूँ तुम्हें? किश्वा ने दुख से सोचा। सच जानकर सर तो ढोल की तरह बजने लगा। नसें भी सन्ना उठी। क्या हुआ? अभी भी सर में दर्द है? उसे मुसलसल सर थामे देख दाऊद ने फिक्र से लबरेज आवाज में पूछा। बस। इधर आए। उसे बेड से उठाकर सोफे पर बिठाया। क्या कर रहे हैं दाऊद? किश्वा ने उसे ड्रेसिंग के दराज में से कुछ तलाश करते देखकर पूछा। एक मिनट। वो हाथ में तेल की बोतल पकड़कर उसके पास आया। खुद सोफे पर बैठकर उसे सामने इस अंदाज में बैठाया कि किश्वा के सर तक उसका हाथ पहुंचे। ये क्या? किश्वा ने चेहरा पीछे मोड़े सवालिया अंदाज में पूछा। लबों पर उंगली रखकर वो उसे खामोश करवा गया। आप बस अपने दाऊद के हाथों का जादू देखिए। वो जिस मान से अपने दाऊद कहता था उसका दिल धड़का जाता था। उसका सर दुपट्टे से आजाद करवाकर जूड़े में बंधे बालों को खोला और नरमी से उनमें उंगलियां डालकर उन्हें सहलाने लगा। एक सकून की लहर पूरे जिस्म में कशफ के दौड़ गई। वो आंखें मूंद कर सोफे के नीचे टेक लगाकर बैठ गई। सारी जिस्मानी आसाबी थकावट जैसे हवा हुई। दाऊद नरमी से उसके सर को सहला रहा था, फिर हाथ में तेल डालकर उसकी मालिश करने लगा। पुरसकून सा सांस लेकर वो मुस्कुराई। आंखें नींद के खुमार से बंद होने लगी। आखिरी लम्स उसने दाऊद के पूरों को अपनी आंखों के करीब महसूस किया, फिर वो गहरी नींद में चली गई। कशफ। हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करके दाऊद ने किश्वा को पुकारा, मगर वो तो गहरी नींद में थी। दाऊद ने उसके बाल टेढ़े मेढ़े अंदाज में बांधे, अपने घुटने के साथ लगे उसके गाल को तकने लगा। आंखों के सामने थोड़ी देर पहले का मंजर नाचने लगा। बहुत बुरा लगा था उसे अंसर का किश्वा को तकना। दिल किया किश्वा को यहाँ से छुपा कर कहीं और ले जाए, जहाँ कोई भी उसे देखना तो दूर सुन भी ना सके। उसकी कशफ का क्या कसूर? वो तो हमेशा से उसके लिए लड़ जाने को तैयार रहती थी। किश्वा ने किस तरह उसके लिए हमेशा स्टैंड लिया था। वो अब यहाँ नहीं रहेगा। जहाँ उसकी कशफ कहेगी वो वहीं जाएगा। उसे रह रहकर तमन्ना की घटिया हरकत याद आ रही थी। मक्कार, जाहिल, चालबाज औरत। नफरत से उसने उसे सोचा, फिर सर झटक गया। वो इस काबिल भी नहीं थी कि दाऊद की सोचों में आए। तुम ऊपर क्या कर रही थी? कमरे में दाखिल होते ही सख्ती से अंसर ने तमन्ना के बाजू पर अपनी गिरफ्त कायम की। तमन्ना कराह कर रह गई। क्या मतलब है अंसर आपका? ये मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। मैं किसी की इजाज़त की पाबंद नहीं हूँ। मजामत करते उसने ऊंची आवाज़ में कहा। तुम अंसर जतोई की बीवी हो तमन्ना। अंसर इस घर तो क्या, इस कमरे से भी बाहर निकलने के लिए मेरी इजाज़त की पाबंद हो। वो उसके कान के पास फुंकारा था। छोड़ो अंसर, मुझे दर्द हो रहा है। तमन्ना ने दर्द के बाइस भर्राई हुई आवाज में कहा। अंसर ने झटके से उसका बाजू छोड़ा। इससे पहले कि तमन्ना कमरे से बाहर निकलती, अंसर ने उसे थाम कर बेड की जानिब धकेलते अंदाज में कहा। खबरदार तमन्ना, जो तुम कमरे से बाहर गई, यहाँ इस कमरे में हमारे दरमियान हुई किसी भी बात को इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकाला अगर तुमने, मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की लाडली हो। तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे आताब को मत जगाओ। अगली सुबह किश्वा और दाऊद यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे।
किशवा ने सोच लिया था कि उन्होंने कहाँ जाना है। सुरैया बेगम को वो रात ही अपना फैसला सुना आई थी, जिस पर सुरैया बेगम ने उसे एक से दूसरी बार इसरार नहीं किया था। ये उनकी बेटी की जंग थी जिसमें वो उसका सहारा बनना चाहती थी, मुखालफत नहीं करना चाहती थी। दाऊद और किशवा उस वक्त दाजी के कमरे में मौजूद थे। दाजी बेचैन से नजर आए थे। दाजी बेचैन से नजर आए। शायद वो उन दोनों के घर छोड़ने के हक में नहीं थे, मगर अब क्या फ़ायदा। जब बोलने का वक्त था तब घर के सरबराह खामोश थे। दाजी, हम बस आपको इतना बताने आए हैं कि हम जा रहे हैं आज जतोई हाउस से। अब आपके किसी भी लाडले को हमसे कोई मसला नहीं होगा। किशवा बच्चे, दाजी उसके सर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़े तो किशवा चंद कदम दूर हुई। ये हाथ तब रखिएगा दाजी जब आपको मेरे शोहर की बेगुनाही पर यकीन आ जाए। चंद कदमों के फासले पर मौजूद खड़ा दाऊद खामोश तमाशाई बना हुआ था। चलें दाऊद, किशवा ने उसे इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकला। बस इतना कहूँगी दाजी, आपकी मोहब्बत बहुत मतलबी है। आप एक के साथ इंसाफ करते करते दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, और जिस घर के सरबराह ही अदल से काम ना लें उस घर की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं, और जिस घर के सरबराह अदल से इंसाफ ना कर सके उस घर की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। किशवा के जाने के बाद कई आंसू दाजी के झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर फिसले। देखा तुमने, मैं हमेशा इंसाफ करने के मामले में कमज़ोर रहा हूँ। बरसों पहले भी मुझे किसी ने यही अल्फाज कहे थे, आज भी मुझे मेरी पोती यही कहकर चली गई। हाथ में थामी तस्वीर के साथ माथा जोड़े वो सिसक उठे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंसर ने उन दोनों को गाड़ी में बैठते देख परेशानी से कहा। यह आपका मसला नहीं है। वही किशवा का लठमार सा लहजा जो अंसर को हरगिज बुरा नहीं लगता था। यूं घर छोड़ देना हल नहीं है। उसे जाने की फिक्र खाई जा रही थी। अंसर साहब, आप बेहतर है अपनी बीवी की दिलजोई करें, बेचारी कल की खौफजदा होगी। झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद किशवा ने आखिरी जुमला कहकर गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी के शीशे ऊपर करते किशवा ने एक आखिरी नज़र जतोई हाउस पर डाली तो वो तो सबसे मिल भी नहीं सकी सी ठीक से वो तो सबसे मिली भी नहीं थी ठीक से। खैर, उसे दुख नहीं था घर छोड़ने का, क्योंकि जो उसने सोच रखा था आगे के लिए, उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। उसमें उसकी और दाऊद की कोई ना कोई बेहतरी होगी। उसने साथ बैठे दाऊद को देखा, वो बहुत संजीदा था। फिर उसने दाऊद की कुशादा हथेली में दबे अपने हाथ को देखा। एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को उसने अपने गिर्द महसूस किया। उसे नहीं मालूम था कितने घंटों का सफ़र है। तभी आंखें थकी थकी सी अब नींद के बाइस बंद होने लगी, जबकि दाऊद संजीदा सा उसके पहलू में बैठा रहा। गांव की सरहद पर जैसे ही गाड़ी दाखिल हुई, कितने ही जुमलों की बाज़गश्त दाऊद को सुनाई दी। इस बदबख्त ने चोरी की है, जैसी माँ वैसा बेटा। हमें बचाए, कोई तो हमें बचाए इन वहशियों से। मदद करो मेरी, हमें मत रुसवा करें। खुद को बचाती तड़पती बिनते हवा बेबसी की आखिरी हदों पर थी। खुदा गारत करे तुम्हें बुज़दिल इंसान, खुदा तुम्हें इबरत बनाए। तुम्हारी बहन बेटी भी ऐसे ही रुसवा हो, बुज़दिल कमीने। भाई फटी आस्तीनों समेत हाथ पांव मारते, अल्लाह के लिए मदद करो, अल्लाह के लिए मदद करो मेरी, कोई तो बचाए। वहाँ की तल्ख यादें आंखों के सामने घूमने लगी। किशवा ने महसूस किया दाऊद की पकड़ मजबूत हुई है। वो जो नीम गनूदगी में जा रही थी अब सीधी हो गई। कोई भी बात उससे ढकी छुपी हुई नहीं थी। वो उसकी दिली कैफियत को अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने दाऊद का हाथ मजबूती से थाम लिया। दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, हुस्ना की मुलाकातें मलका बेगम के साथ बढ़ती ही जा रही थी। जो बात बाई के लिए हजम करना मुश्किल थी, मगर सिर्फ मलका बेगम की वजह से खामोश थी। हुस्ना का हद से ज़्यादा मलका बेगम से मिलना उसे बागी बना सकता था। बाई ने सोच लिया था उसे कि अब क्या करना होगा। बहुत गलत कर रही हैं ये दोनों छोकरियां, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। बाई ने मुंह फेरकर हकारत से कहा। उसके बाद बाई ने किसी को फ़ोन मिलाया। चंबेली ने खौफ से बाई का ये रूप देखा। पहली बार जब बाई का ये रूप उसके सामने आया था उस रात कयामत आई थी यहाँ पर। उस लड़की की सिसकियाँ आज तक चंबेली को सोने नहीं देती थी। वो मुश्किल से थूक निगलती उस कमरे से निकली। उस कमरे में अब उसका सांस घुटने लगा था। तुम यहाँ पर कैसे आई? अभी मलका बेगम के कमरे से वापस होकर आई थी हुस्ना। जब वो कमरे में गई तो मलका बेगम नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। अभी मलका बेगम के कमरे से वापस होकर आई थी हुस्ना। जब वो कमरे में गई तो मलका बेगम नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी, तो वो खामोशी से वापस आ गई। जाने क्यों मलका बेगम के पास बैठकर
उससे अपने गम बांट कर उसे सुकून मिलता था। अब उसके कमरे की सफाई करने वाली को वो तजस्सुस से देख रही थी, वो भी जैसे अपने दुख छुपाए बैठी थी। बस किसी ने मोहब्बत के बाग दिखाकर इस जिंदान में कैद करवा दिया। हुस्ना ने उसके सांवले चेहरे की तरफ देखा। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, तभी शायद उसे मुलाजमा बना दिया गया। काश वो भी खूबसूरत ना होती तो उसे भी मुलाजमा वाला काम मिलता। नहीं, अगर वो खूबसूरत ना होती तो उसे कोई बेचता और ना कोई खरीदता। वो उसके चेहरे की जानिब देखती सोचों में खोती चली गई। शहरियार नाम था उसका। मेरे सांवले चेहरे की जानिब देखकर कहता था, मुझसे ज़्यादा पुरकशिश और हसीन कोई नहीं होगा। और सदा के ताने और तमस्कुर सुनने वाली मैं उसकी मीठी बातों में आ गई। शहरियार, इस नाम ने हुस्ना को बुरी तरह झंझोड़ कर हाल में ला पटका। ये मंजर बहुत ही बड़े न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर का था, जहाँ तरतीब से लगी 6 कुर्सियों में से एक सरबराही कुर्सी पर एक 40 के करीब आदमी बैठा था। अकील, तुम कर लोगे? हेड ने आखिरी मर्तबा तीसरी कुर्सी पर बैठे नौजवान लड़के को देखकर पूछा। यस सर, इंशाल्लाह मैं उन लोगों के असली चेहरे सबके सामने लेकर आऊँगा। ओके, गुड जॉब यंग मैन। हेड ने चंद कागजात पर दस्तखत करने के लिए उन्हें आगे पास किया। और एक और बात ध्यान में रखना, अपनी असल पहचान में हरगिज वहां मत जाना। हेड ने एक आखिरी तलकीन की और फिर मीटिंग रूम से निकल गए। बेस्ट ऑफ लक अकील। उसी रूम में चंद कुर्सियों के फासले पर बैठी अकील नामी शख्स की बीवी, जो उसकी एम्प्लॉय भी थी, उसने उसे विश किया। हवेली के बाहर गाड़ी रुकते ही वो बहुत हिम्मत करके बाहर निकले थे। दाऊद ने बारहा मुड़कर उनसे दूर होती गाड़ी की जानिब देखा। वो अभी भी वापस मुड़ जाना चाहता था, मगर किश्वा को छोड़कर कैसे, हरगिज मुमकिन नहीं था। वो किश्वा के बगैर एक भी कदम आगे या पीछे ले लेता, नामुमकिन। किश्वा ने नजर उठाकर दाऊद के चेहरे पर आते उतार चढ़ाव को देखा, महसूस किया, फिर अपना हाथ उसके हाथ के दरमियान में दे गई। चले अंदर, बाहिम्मत लहजे में उसका हौसला बढ़ाया था। वो दोनों अभी हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुए ही थे कि एक कुशन उछलता किश्वा के चेहरे पर लगता, जिसे बीच में ही दाऊद ने थाम लिया था। जबकि किश्वा इस अचानक उफ्ताद पर घबराती हल्की सी चीख मारकर दाऊद के बाजू में चेहरा छुपा गई। उसकी चीख तो हल्की थी, मगर उससे ज्यादा ऊंचा कोई चीखा था। भाई! वो दोनों लड़कियां भागते हुए दाऊद की जानिब लपकी, जो बेचारा हड़बड़ाकर चंद कदम पीछे हुआ। किश्वा हैरानगी से दाऊद के बाजू से चेहरा निकाले उन्हें देख रही थी। उसे याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ये दोनों ही वो मॉल वाली लड़कियां थीं जो उस दिन आंखें फाड़ फाड़ कर दाऊद को देख रही थी। दादी, दादी! उनमें से एक ने तो बाकायदा चीखते हुए दादी को बुलाना शुरू कर दिया। अल्लाह की पनाह तुम दोनों से, सुमन अमन, जरा जो तमीज हो, बूढ़ी दादी को बुला रही हो अपनी चीखों से। वो हाँफती हुई लाउंज में आई, जहां से सुमन की चीखों की आवाजें आ रही थी। अरे दादी, गुस्सा बाद में करिएगा, पहले देखें तो कौन आया है। अमन उछलती उनके करीब पहुंची, फिर उनके गले से लगे लटके चश्मे को उनकी आंखों पर लगाया। दाऊद! आंखें नमनाक हुई, गला रुन गया था। उन्होंने बाहें वाह की थी, मगर दाऊद ने शिद्दत से आंखें मीच कर चेहरा झुका लिया। दादी ने पहले दुख से अपने हवा में खुले बाजुओं को देखा, पर फिर जरा सा मुस्कुरा दी। इतना काफी नहीं था, उनका पोता वहां उनकी आंखों के सामने मौजूद था, यही बेहतर था। किश्वा ने सलाम किया। उस दिन वो जाते हुए किश्वा के हाथ में एक पर्चा थमा कर गई थी और उससे एक इल्तजा करके गई थी कि मरने से पहले एक दफा अपने पोते को अपनी आगोश में लेना चाहती हैं। उन्हें मालूम था जैसे उनकी ख्वाहिश रद्द नहीं की जाएगी। दादी ने आगे बढ़कर किश्वा को गले लगा लिया। किश्वा खामोश रही, ना वो उन्हें झटक सकी और ना ही उन्हें मना कर सकी, बस खामोश थी। अरे तुम दोनों मुंह क्या तक रही हो? भाई और भाभी आई हैं, कमरा तैयार करवाओ। मुलाजमा को कहो खाने की तैयारी करे, और बहू, हाँ बहू को भी भेजो। वो तो सदके वारी जा रही थी। बहू के नाम पर दाऊद ने एक लम्हे को चेहरा उठाया। चोर! अपनी माँ की तरह उस औरत के सफाक अल्फाज कानों में गूंजे। भाई मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। सुमन चहकी थी। नहीं मैं। अमन कहाँ पीछे रहने वाली थी। अम्मा जी! ये आवाज़ दाऊद काजमी कैसे भूल सकता था। वो यहाँ से निकल जाना चाहता था। तभी बगैर दादी की अगली बात सुने किश्वा का हाथ थामे सुमन की रहनुमाई में अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आपकी जुल्फें बहुत ही पेचीदा मसला है, मेरी माने हमें इन्हें सुलझाने दें। ये तीसरी दफा था जब दाऊद ने उसके जूड़े में कैद बालों को आज़ाद किया। दाऊद! शदीद खफगी से उसे पुकारा गया। दाऊद ने मुस्कुराहट दबाकर हाथ खड़े कर लिए। अब मत करिएगा, बार बार आंखों में जाते हैं बाल, झुंझला कर कहते उसने एक बार फिर अपने लंबे बालों को जूड़े में कैद किया, जिन्हें ललचाई नजरों से देखते दाऊद ने सर्द आह भरी थी। दाऊद! किश्वा गहरी सोच से निकली। दिमाग में एक सवाल बिजली की मानित कूदा। वो उसे ही देख रहा था। फौरन से पहले जवाब आया।
दादी और किसी ने हमसे कोई सवाल क्यों नहीं किया, जैसे उन्हें खबर हो कि हम आने वाले हैं। पुरसोच अंदाज में वो उसकी जानिब देखकर बोली, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कशफ, और मैं किसी के सवालों का जवाब देने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। जो कुछ देर पहले फ्रेश से मूड में उसके साथ छेड़खानी कर रहा था, अब बेजार सा होकर बिस्तर पर लेट गया। किशवा अपने लब काट कर रह गई। उसने बहुत सोच समझ कर यहाँ आने का फैसला किया था, मगर कहीं ना कहीं अंदर दिल में गहरा जख्म हुआ। दाजी ने एक बार फिर तमन्ना के आगे सबको फरामोश कर दिया था। मैं अब कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी दादी, बल्कि दाऊद भी नहीं आएगा। आपकी मोहब्बत में कोई शराकतदार नहीं होगा। कमरे में गूंजती दाऊद की गहरी सांसें उसे सोचों के तसलसल से बाहर निकाल आई। उसने एक अकीदत भरी नज़र उस पर डाली। मर्द का सहारा बहुत बड़ी नेमत है, अगर वो आपका महरम है तो। कौन आ रहा है भाई? चंबेली भाई की चापलूसी करते उसने आने वाले मेहमान के बारे में उगलवाना चाहा। तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? भाई ने नागवारी से पूछा। कुछ नहीं भाई, वैसे ही, ताकि मैं तैयारी में कोई कमी ना आने दूं। हरगिज हरगिज कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज की रात बहुत खास है। क्या कोई रईस ज़ादा आ रहा है? चंबेली की जुबान फिर से खुजली करने लगी। रईस ज़ादा तो आ ही रहा है, और साथ साथ इस छोकरी के कसबल निकालने के लिए इसका आशिक भी आ रहा है। तारा भाई ने हकारत आमेज लहजे में कहा। ओह, अब जाकर चंबेली को सुकून मिला था सारी बात जानकर। आज तो बहुत खास मेहमान आ रहा है। चंबेली तकरीबन उस पर झुकी मायनी खेजी से मुस्कुराई। हुस्ना ने नफरत से चेहरा फेरा। चंबेली उसे इतनी ही शिद्दत से अपने चंबेली ने उतनी ही शिद्दत से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में हुस्ना का जबड़ा भींचा था। सख्त पकड़ के बाईस हुस्ना के लब नीम बा हुए, आंखों में नमी तैरी, जैसे वो मुठियां भींचे अपने अंदर उतार गई बस आज की रात, अगली सुबह उससे भी ज्यादा करेहत आमेज हुलिये में तुम्हारा वजूद। कमरे की जानिब इशारा किया। उसे कमरे में देखने आऊंगी मैं, इसी कमरे में देखने आऊंगी मैं। तुम्हारा आशिक, इस्तेहजाइया कहका लगाया। तुम्हारा सौदागर आ रहा है। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चंबेली अपने खुले बालों को अदा से झटकती वहां से निकली। पीछे हुस्ना उसके अमल से ज्यादा उसके अल्फाज पर सुन हुई। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा सौदागर आ रहा है। आज पर्दा फाश होगा। कौम की नज़र में शरीफ और बाइज्जत बनने वाला शख्स रात की तारीकी में किन गलियों में जाता है। मासूम आवाम को भी तो पता चले कि उनका लीडर किस जात का है। अपनी रिपोर्टर टीम के साथ बैठकर वो आज की रात की रिपोर्टिंग की तैयारी करवा रहा था। सर, हम वहाँ पुलिस नहीं ले जा सकते, एक जूनियर ने कलम कागज़ के ऊपर रखते हुए कहा था। ले जा सकते हैं, मगर इस तरह हम मंजर आम पर आ सकते हैं, जो हमारे करियर के अलावा ज़ाती ज़िंदगी के लिए बड़ा खतरा है। सर, हम वहाँ पुलिस नहीं ले जा सकते, एक जूनियर ने कलम कागज़ पर रखकर सवाल किया। ले जा सकते हैं, मगर हम इस तरह मंजर आम पर आ सकते हैं, जो हमारे करियर के अलावा ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उन सब गलीज़ तरीन कामों की पुश्त पुनाही बहुत मजबूत लोग कर रहे हैं, जिन्हें हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा काम उन लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने फाश करना है, जो दिन के उजालों में मासूम आवाम की क़यादत करने निकलते हैं, और रात की तारीकियों में उनके ठिकाने ऐसे इलाकों में है जहाँ जाना तो दूर की बात, जिनके बारे में जिक्र भी एक शरीफ शख्स करना पसंद नहीं करता।